नमस्कार। एचपीआरसी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज चलाई है जिसको हमने अभ्यास एचपीआरसी करके जो है वो नाम दिया है। इस सीरीज में देखिए हम ऑफिशियल सिलेबस को कवर करते हैं। ऑफिशियल सिलेबस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया जाता है। अब देखिए एचपीआरसी के जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं उन एग्जाम्स को एनालाइज कर भी वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो है वो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो और कोई भी क्वेश्चन मिलता जुलता पूछा जाए। इसलिए हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से भी डिस्कस करते हैं ताकि आप क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाएं। एटलीस्ट वहां पर ऑप्शंस को एलिमिनेट भी आप कर सकते हैं अगर आप ध्यान से इस सीरीज को फॉलो करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं व्हाट वाज द प्राइमरी काउज ऑफ फर्स्ट मराठा एंग्लो वॉर। तो बोलते हैं कि पहली जो एंग्लो मराठा वॉर हुई थी इसका प्राथमिक कारण जो था वो क्या था। अब देखिए एंग्लो मराठा वॉर ये तो हमने बहुत बार पढ़ा ही है कि एंग्लो मराठा वॉर 1775 में स्टार्ट हुई थी, 1782 तक की चली थी। अब बोलते हैं कि एंग्लो मराठा वॉर जो हुई थी उसके पीछे का रीजन क्या था। तो रीजन यहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। ये बात 1772 की है। 1772 में जो है वो माधव राव की जो है वो मृत्यु हो जाती है। ये पेशवा थे उस टाइम। तो इनके भाई थे नारायण राव जो है वो इसके बाद जो है 5वें नंबर के पेशवा जो है वो बनते हैं। परंतु पेशवा बनना इतना आसान नहीं था इनके लिए, क्योंकि इनके ही अंकल थे एक जो इनको जो है वो इस पद से हटाना चाहते थे और खुद इस पद पर जो है वो विराजमान होना चाहते थे। तो इनको जो है वो असैसिनेट कर दिया जाता है और रघुनाथ राव जो है वो खुद फिर पेशवा जो है वो बन जाते हैं। अब रघुनाथ राव पेशवा बन जाते हैं, हालांकि वो जो है वो कानूनी रूप से पेशवा बनने के लायक नहीं थे। अब यहाँ पर दूसरी ओर क्या होता है, जो नारायण राव थे जो मर चुके थे उनकी विधवा पत्नी थी गंगाबाई, वो जो है वो पेट से थी और उनके जो है वो एक बेटा जो है वो होता है। अब बेटा जो होता है उसको नाम दिया जाता है सवाई माधव राव जो है वो उनको नाम दिया जाता है। अब यहां पर ये होता है कि अब लीगल हायर तो वो बन गया सवाई माधव राव। तो यहां पर ना रघुनाथ राव क्या करता है, अंग्रेजों के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम हुआ करती थी उसके साथ जो है थोड़ा सा गठजोड़ कर लेता है और मराठाओं के खिलाफ जो है वो लड़ाई जो है वो स्टार्ट कर देता है। मराठाओं के खिलाफ जो है वो लड़ाई होती है। ये लड़ाई ना बहुत भयानक तरीके की लड़ाई होती है इसमें, परंतु अंग्रेज जो थे ना उस टाइम उनको पीछे हटना पड़ता है। अब अंग्रेज यहाँ पर पीछे हट जाते हैं, उनको जो है वो पीछे भी हटना पड़ता है और एक ट्रीटी भी साइन करनी पड़ती है। ये ट्रीटी जो साइन की जाती है ट्रीटी ऑफ सलबाई इसको बोलते हैं। 1782 में ये ट्रीटी जो था वो हुई थी और इस ट्रीटी के साइन होने के बाद ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है वो समाप्त हो गया था। तो अब यहाँ पर पूछा गया था कि प्राइमरी रीजन क्या था। तो देखिए मराठा मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द रूलर ऑफ मैसूर, नहीं मैसूर के साथ इनका कोई लेना देना नहीं था। ब्रिटिश अटेम्प्ट एमलगमेट बंगाल टेरिटरी, बंगाल के साथ भी कोई लेना देना नहीं था। बोलते हैं डिस्प्यूट ओवर सक्सेशन इन पेशवा फैमिली, तो अपनी फैमिली में ही जो है वो लड़ाई चली हुई थी जिसके कारण ये युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए और आपका आंसर जो है वो सामने आ गया। 1782 में आपको पता चल गया एक संधि भी हुई थी। अब दूसरा एंग्लो मराठा वॉर भी होता है, उसको 1803 से 1805 के बीच में जो है ये दूसरा एंग्लो मराठा वॉर जो है वो होता है। फिलहाल इसके बारे में इतना याद रखिए, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तीसरे नंबर का एंग्लो मराठा वॉर भी होता है, वो 1817 में स्टार्ट होता है और 1817 से जो है वो 1819 तक जो है ये चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सन ऑफ शाहजहां वाज द फर्स्ट टू एज्यूम सोवरेनिटी एंड मार्च टॉवर्ड एग्रा ड्यूरिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन। तो बोलते हैं कि शाहजहां के निम्नलिखित पुत्रों में से किसने उत्तराधिकार युद्ध के दौरान सर्वप्रथम संप्रभुता ग्रहण की और आगरा की ओर जो था वो कूच की थी। अब मुगलों में आपने देखा कि एक दूसरे को मारकर ही जो है ये यहाँ पर इनके बीच में ट्रेडिशन चला हुआ था कि एक को मारा दूसरे जो है जो सत्ता ले ली। यहाँ पर बाप बेटा पुत्र किसी को नहीं देखा जाता था कि कौन है। तो शाहजहां के कार्यकाल के दौरान भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। देखिए जब भी आपने मुगलों के बारे में पढ़ा है तो मुगलों के बारे में जब भी आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि अकबर आए, अकबर के बाद जहांगीर आए, जहांगीर के बाद शाहजहां जो था वो आए थे और शाहजहां के बाद औरंगजेब जो था वो राजा बने थे। परंतु शाहजहां एक बार क्या होता है बीमार हो जाते हैं, लगभग 1657 की ये बात थी। 1657 में शाहजहां बीमार हो जाते हैं, हालत गंभीर थी। अब किसी ना किसी को तो राजा बनाया जाना था। शाहजहां के जितने भी पुत्र थे उनके बीच में इनके पुत्रों के नाम भी आप जान लीजिए। इनके पुत्रों में जो है दारा सिकोह, औरंगजेब और एक जो है वो सूजा इनके भाई आते थे। ये सब लोग जो था वो आते थे। अब देखिए सूजा ने क्या किया, सूजा ने जो है वो खुद को बंगाल का जो है वो सम्राट घोषित कर दिया और अपने भाइयों जो दारा सिकोह और औरंगजेब थे उनके खिलाफ जो है वो इसने दावा बोल दिया। इनके खिलाफ जो है वो लड़ाई छेड़ दी और आगरा की ओर जो है वो कूच करने लग पड़ा। अब आगरा की ओर जब वो कूच करने लगा तो वहां पर इसको भारी सेना का सामना करना पड़ा और
औरंगजेब का भाग्य अच्छा था, औरंगजेब के हाथों जो है वो हार ना पड़ा। औरंगजेब के हाथों जो है वो हार गया, और जब हारा ये तो उसके बाद जो है वो औरंगजेब वहाँ का राजा जो है वो बन जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने ध्यान रखनी। तो यहाँ पर पूछा गया था कि शाहजहां के किस पुत्र ने उत्तराधिकार युद्ध के दौरान संप्रभुता ग्रहण की थी, तो ये सूजा था। सूजा जो था वो शाहजहां का एक पुत्र था, और इसने जो है वो इस तरह से किया था। इसने जो है वो पूरी तरह से लड़ाई छेड़ दी थी बीच बीच में ही, परंतु औरंगजेब का भाग्य उसका साथ देता है और वो राजा बन जाता है। अगर हम शाहजहां के कार्यकाल की बात करते हैं तो इसके कार्यकाल के दौरान जो है वो सिखों का विद्रोह भी होता है। शाहजहां का एक बाज एक बार उड़कर जो है वो गुरु गोविंद सिंह के खेमे में जो था वो चला गया था, और गुरु गोविंद सिंह ने इसे देने से इनकार कर दिया था। इनके बीच में मतभेद हुए थे, मुगलों और सिखों के बीच जो है वो यहाँ पर लड़ाई जो है वो होती है। एक बार मुगल जो है वो सिख आमने सामने आते हैं, जब गुरु गोविंद सिंह जो है वो चाहते थे कि वो जो है वो एक जो है वो नगर बसाएंगे, इस नगर को गुरुद्वारा श्री गोविंदपुर नामक जो नाम जो है वो देंगे, परंतु मुगल ये नहीं चाहते थे। मुगलों ने मना भी किया, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो फिर से पीछे नहीं हटे थे, वो अपने कार्य पर जो है वो डटे रहे थे। ठीक है जी, तो इस तरह से मतभेद होते रहे, और आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर विद्रोह जो है वो होता है। औरंगजेब राजा बनता है। औरंगजेब ने भी अपने कार्यकाल के दौरान काफ़ी लड़ाइयाँ जो है वो लड़ी थी। कई बार इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है कि आप मुगलों का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो बता दीजिए, तो ये ऑर्डर भी पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है ये बने। परंतु अक्सर यहाँ पर बात रुक जाती है जहांगीर के पास आकर। जहांगीर के बाद भी मुगल जो था वो रहे थे, और किस किस तरह से रहे थे वो जानिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम जो है वो राजा बनते हैं। 1707 से 1712 तक के रहे। उसके बाद जो है वो जहांदार शाह जो है वो राजा बने, या फिर मुगल एम्परर जो था वो हुए थे, जो 1712 से 1713 तक जो था वो रहे थे। 1713 में जो है वो फरुद खशियार जो है वो बने थे। तो फरुद खशियर जो बने थे वो 1713 से 1719 तक बने थे। 1719 में रफ़ी उद दर्राज बने थे, और 1719 में ही जो है वो रफ़ी उद दौला भी बने थे। 1719 में फिर से जो है वो मोहम्मद शाह बनते हैं, और 1748 तक ये रहते हैं। 1748 में अहमद शाह बनते हैं, और 1754 तक रहते हैं। 1754 में आलमगीर सेकंड बनते हैं, और 1759 तक ये रहते हैं, और 1759 से 1806 तक जो है शाह आलम सेकंड रहते हैं। और उसके बाद 1806 से 1837 तक अकबर द्वितीय रहे। 1837 से 1862 तक जो है वो बहादुर शाह द्वितीय जो था वो रहे थे। फिर हमें बीच में 1857 का विद्रोह भी देखने को मिलता है, तो ये सब यहाँ से नोट करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ड्यूरिंग द सीज ऑफ चित्तौड़गढ़ बाय अकबर इन 1567 टू विच वॉरियर्स डिड राणा उदय सिंह एंट्रस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफीटिंग द फोर्ट बिफोर लिविंग फॉर द फॉरेस्ट। तो बोलते हैं कि सन 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के दौरान राणा उदय सिंह ने जंगलों की ओर जाने से पूर्व किले की रक्षा का दायित्व किस योद्धा को जो था वो सौंपा था। तो देखिए 1567 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी जो था वो की गई थी। अब वहां पर हमने ये पढ़ा है कि उस टाइम जो है वो उदय सिंह राजा हुआ करते थे, परंतु उदय सिंह ने जो कमांड दी थी वो जयमल को जो था वो दी थी। तो यहाँ पर आपने देखना था कि जयमल किस ऑप्शन में है, तो जयमल ऑप्शन बी में है। तो जयमल और पत्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। जयमल और पत्ता को जो है वो रक्षा का दायित्व जो था वो सौंपा था। तो ये दो योद्धा थे। पूरी कहानी सुनिए आपकी हुआ क्या था इस दौरान। 1567 की ये बात है। 1567 में अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ किले की जो है वो घेराबंदी जो है वो की जाती है। अब ये किला भेदना बहुत मुश्किल था, तो लगभग 1 साल का समय ही मानकर चलिए कि एक साल तक जो है वो इन्होंने जो है वो यहाँ पर घेराबंदी कर रखी। 1567 से 1568 तक जो है वो घेराबंदी कर रखी थी। पूरा भी 1 साल नहीं था वैसे। अक्टूबर में घेराबंदी की थी, फरवरी तक ये जो है वो यहाँ पर डटे रहे थे। अब यहाँ पर घेराबंदी करने के बाद जो है वो इन्होंने किले की दीवारों को तोड़ना शुरू किया, वहाँ पर सुरंगें बनाई, तोपों के साथ हमला किया गया। और 1568 में जो है वो यहाँ के जो राजा थे जयमल जिनको ये जो है वो दायित्व सौंपा गया था रक्षा करने का, जयमल घायल हो जाते हैं। और जयमल के साथ उनके साथी पाता, इनको जो है वो साका भी कहते थे, साका भी लिखा गया है, ये भी घायल हो जाते हैं। अब ये घायल हो जाते हैं तो अंग्रेज यहाँ पर जो है वो विजय प्राप्त करने पर जो है वो कामयाब हो जाते हैं। परंतु कहा जाता है कि उस टाइम अकबर ने जो है वो यहाँ पर जीत तो प्राप्त कर ली थी, परंतु उसके बाद लगभग 30,000 नागरिकों को जो है वो 30,000 नागरिक और सैनिक ऐसे थे जिनके कत्ल करने का आदेश जो था वो अकबर के द्वारा जो था वो दिया गया था। दूसरी ओर जो महिलाएं थी यहाँ पर ना, उन्होंने उस टाइम जौहर किया था। जौहर अग्नि स्नान को बोलते थे, मतलब अग्नि में अपनी आहुति जो था वो एक तरह से जो था वो दे दी थी। तो ये सब जो था वो यहाँ पर हुआ था 1567 में। अकबर के कार्यकाल के दौरान आपने एक 1576 की हल्दी घाटी की लड़ाई भी ध्यान रखनी है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें महाराणा
प्रताप को जो है वो हराया गया था। ये ध्यान रखिए। जब अकबर पैदा हुआ था ना, तो उसका जो एक तरह से संरक्षक कह लीजिए आप, जो संरक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था, वो बैरम खान को नियुक्त किया गया था। अकबर ने फिर बाद में चलकर बैरम खान को ही हटा दिया, संन्यास पर भेज दिया और खुद जो है वो इंडिपेंडेंट राजा बन गया था जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था। 1562 की बात है, जब अकबर जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से जो है वो शासक जो है वो बन गया था, या फिर स्वतंत्र रूप से शासन जो था वो करने लग गया था। तो इस तरह से आपने चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम देखें उससे पहले अगर आप तैयारी अपकमिंग HPRC के JVD और पटवारी एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगर देखिए सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और इन दोनों एग्जाम्स को अच्छी तरह से शेप देना चाहते हैं तो ये सही मौका है, सही अपॉर्चुनिटी है। साथ में ही जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्टें निकली हैं और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर आप सीरियस हैं तैयारी को लेकर, क्योंकि कुछ एक मौके आपके हाथ से पहले जा चुके हैं, 817 का जा चुका है, अब ये भी एक अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है, ठीक है जी। और इसमें हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो है तैयारी करते हुए चले हैं। इसमें हम हर एक सेक्शन को उसको कवर कर रहे हैं जो एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकता है, चाहे वो ओवरऑल जीके होगी, उसकी भी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी जेईई की, या फिर वो आपका जो है करंट अफेयर का सेक्शन जहाँ पर डिफिकल्टी आती है वो हो गया, वो भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। कंप्यूटर का सेक्शन तो कवर किया ही जा रहा है जहाँ से आप मेरिट बनाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय फोटोवोल्टिक सेल। तो बोलते हैं कि फोटोवोल्टिक सेल जो है इसके द्वारा जो है वो किस तरह की एनर्जी को जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट जो है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पर फोटोवोल्टिक सेल की बात की गई है। फोटोवोल्टिक सेल से जो है वो सन लाइट जो होती है, सूर्य की जो लाइट होती है, उसको जो है वो डायरेक्ट वे में आप इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार इस तरह से सिंपल पूछ लिया जाता है कि जो फोटोवोल्टिक सेल होता है, इसको सोलर सेल भी आप बोल देते हैं, ये जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के काम जो है वो आती है। एक देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी जो है वो होती है। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में जो है जो पौधे हैं, कुछ बैक्टीरियाज भी इसमें आते हैं और ये क्या करते हैं, ये सूर्य की लाइट को जो है, जो सूर्य की लाइट इन तक पहुंचती है अगर, उसको कन्वर्ट करते हैं ये अपने भोजन में। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये जो सूर्य की लाइट यहाँ पर आती है उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं और एक तरह से अपना भोजन ही ये संग्रहित करते हैं और लंबे टाइम तक जो है वो जीवित रह पाते हैं। ठीक है जी। तो ये आपने फोटोसिंथेसिस और फोटोवोल्टिक सेल के बारे में ध्यान रखना है। इसमें इन दोनों में ही जो है वो सनलाइट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं इन द गुप्ता पीरियड विच ऑफिसर वॉज इन चार्ज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड ग्रांट गिफ्ट। तो बोलते हैं कि गुप्त काल में भूमि अनुदान उपहारों के कार्यान्वयन का प्रभार किस अधिकारी के पास होता था। तो ये दूतक के पास होता था। दूतक ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। दूतक के पास जो है वो भूमि अनुदान उपहार इनका जो है वो कार्यभार जो था वो हुआ करता था। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक नाम आप जान लीजिए, जैसे कि यहाँ पर जो है वो एक कुमार मात्य हुआ करते थे। कुमार मात्य जो है वो उच्च पद के प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। ये केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन के बीच सेतु का काम, इनके ब्रिज का काम जो था वो करते थे। एक महादंड नायक हुआ करते थे, ये जस्ट लाइक एज जज हुआ करते थे। और एक महाबलाधिकृत हुआ करते थे जो सेनापति हुआ करते थे। एक उपरीका हुआ करते थे, किसी भी प्रांत का प्रभारी या फिर प्रांतीय राज्यपाल ये जो था वो कहलाते थे। एक जो है वो दंड पशिका हुआ करते थे, ये पुलिस विभाग का प्रमुख जो था वो हुआ करता था, दंड पशिका। ठीक है जी। एक अग्रहारिका हुआ करते थे, मंदिरों या ब्राह्मणों को समर्पित भूमि अनुदानों का प्रभारी अधिकारी जो था ये हुआ करता था। एक भट्ट हुआ करते थे, इनको चैट भी बोलते थे, ये अनियमित और नियमित सैनिक पुलिसकर्मी जो था वो हुआ करते थे। ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो ऑप्शन में दिया गया है महाप्रतिहारा। तो महाप्रतिहार जो है वो महल के अंगरक्षकों का प्रमुख अंगरक्षक जो था वो हुआ करता था। जो महल के जितने भी अंगरक्षक हुआ करते थे उनके ऊपर भी एक प्रमुख अंगरक्षक हुआ करता था, उसको जो है वो महाप्रतिहार बोलते थे। यहाँ पर रण भंडाग्रिका भी यहाँ पर दिया गया है। रण भंडाग्रिका जो है वो सैन्य भंडार जो हुआ करता था और उसकी आपूर्ति का जो प्रभारी बनाया जाता था एक अधिकारी को, उसको जो है वो रण भंडाग्रिका जो था वो बोला जाता था। दंड नायक तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है जी। तो ये सब आपने ध्यान रखने हैं, मतलब और भी बहुत सारे हुआ करते थे, परंतु
परंतु जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना तो एक बार ऑप्शंस को पढ़ लेना। यहाँ पर देखो दंड नायक पढ़ते तो आपको पता चल जाता कि वो जरूर दंड देते होंगे। यहाँ पर रण भंडारिका अगर आप पढ़ लेते तो रण मतलब जो युद्ध का क्षेत्र होता है और उसका जो भंडार है उसका कार्यभार किसी न किसी के पास होगा। और यहाँ पर जो है वो महाप्रतिहारा अगर आप पढ़ लेते तो महाप्रतिहारा का मतलब भी आप समझ जाते कि महल के जो अंग रक्षक थे, जो प्रतिहारी थे वहाँ के, उनका भी जो प्रमुख था वो जो है वो ये कहलाता था महाप्रतिहारा। ठीक है जी। तो दूतक ही ऑप्शन बचता था एक, जो दूतक था, ठीक है, जो भूमि अनुदान उपहारों के कार्यान्वयन का प्रभार जो था वो संभालता था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। तो बोलते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून जो इंडिया में आती है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही है। अगर हम साउथ वेस्ट मानसून पीरियड की बात करते हैं इंडिया में तो ये जून से लेकर सितंबर तक जो है वो होता है, और जून से सितंबर तक होता है। यहाँ पर हमने ये पढ़ रखा है पहले भी कि केरल में हवाओं का आगमन होता है सबसे पहले जून की शुरुआत में, उसके बाद ये अंत तक चलती हैं और सितंबर महीने तक लगभग ये चलता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि ट्रू कौन सा है, तो बोलते हैं मॉनसून पेलुस्टेटिंग इन नेचर की, ये पेलुस्टेटिंग नेचर की होती है। रेनफॉल ब्राउट बाय मॉनसून इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द प्लेन्स इन इंडिया। और आगे बोलते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून फ्रॉम 180 टू 200 डेज की 180 से 200 दिनों तक ये चलती है। और आगे बोलते हैं इट अराइव्स क्वाइटली एट नॉर्थ ईस्ट हिमालयन फर्स्ट, पहले तो ये केरल में पहुंचती है, तो ऑप्शन डी तो आप ऐसे ही गलत कर देंगे। और दूसरे में बोलते हैं कि ये ड्यूरेशन इसका 180 दिनों से जो है वो लगभग 200 दिनों के बीच में होता है। तो मैंने क्या कहा, जून से सितंबर तक होता है, तो जून जुलाई सितंबर, जून जुलाई अगस्त भी बीच में आएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो लगभग यहाँ पर 30 60 90 120 इतना ही दिन इसका होगा, 180 से 200 दिन नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। और बोलते हैं रेनफॉल ब्राउट बाय द मॉनसून इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द प्लेन्स ऑफ इंडिया, नहीं प्लेन्स ऑफ इंडिया में नहीं ये होती, ये भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। तो बोलते हैं द मॉनसून इज पेलुस्टेटिंग इन नेचर, ये जो मॉनसून होती है ये प्रकृति संपदमान या फिर धड़कती हुई जो है वो होती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। इसमें जो है वो नमी से भारी हवाएं जो है वो महत्वपूर्ण वर्षा लेकर आती है और काफ़ी बारिश कुछ एक क्षेत्रों में जो है वो होती है, तो ये थोड़ी धड़कती भड़कती होती है, पेलुस्टेटिंग इन नेचर जो है वो होती है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शंस को ही यहाँ पर भी एलिमिनेटेड एटलीस्ट आपने करना था। आगे बोलते हैं यहाँ पर टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड वॉज स्टार्टेड इन, तो बोलते हैं कि जो टिस्को था, टिस्को यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जो था इसकी स्थापना कब की गई थी, स्टार्टेड इन, तो टिस्को 1907 में लगभग जो है वो स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब भी आपने जो है वो इकोनॉमी पढ़ी होगी तो इकोनॉमी में स्टार्टिंग के चैप्टर में ही ये क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था टीजीटी आर्ट्स के एग्जाम में, तो इसलिए मैं यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने क्लियर करनी है। देखो टिस्को की स्थापना जो है वो 1907 में की किसके द्वारा गई थी और कहाँ पर की गई थी ये भी पूछा जाता है, तो इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना जो है वो झारखंड में जो है वो की गई थी, इसलिए जमशेदपुर भी वहाँ को बोला जाता है जहाँ पर ये है टिस्को। ठीक है, तो ये जमशेदपुर ध्यान रखना है कि झारखंड में जो है वो आता है। और तो ये सब ध्यान रखने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलिए क्या बोलते हैं व्हाई इज सिटी ऑफ बेंगलुरु ऑफन रेफर्ड टू एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए वैसे तो कैपिटल आपको पता है न्यू दिल्ली में आती है, दिल्ली में कैपिटल आती है, परंतु इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो बोला जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु को क्यों जो है वो भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर बोलते हैं, पहली स्टेटमेंट हम बोलते हैं इट इज़ ओनली सिटी इन इंडिया दैट मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक टेलीविजन सेलफोन, कि ये क्या इकलौती ऐसी सिटी है जहाँ पर टेलीविजन सेलफोन बनते हैं, नहीं ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। बोलते हैं इट वॉज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू गेट इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी, नहीं ये भी नहीं है कि पहली बार इलेक्ट्रिसिटी बेंगलुरु में ही जाकर पहुंची हो, ये भी गलत हो जाएगा। बोलते हैं इट इज़ लीडिंग सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, की ये IT इंडस्ट्री के लिए जो है वो लीडिंग सेंटर है, ये हो सकता है होल्ड में रखेंगे, परंतु अगला स्टेटमेंट भी यहां पर पढ़ेंगे। बोलते हैं इट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन द कंट्री, तो अगर किसी सिटी में ज़्यादा यूज़र हैं किसी चीज़ की तो उसको कैपिटल थोड़ी बोल देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये बोलते हैं ऑप्शन सी ही सही आंसर जो है वो होगा, इट इज़ द लीडिंग सेंटर फॉर द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी, तो बहुत सारी IT कंपनीज वहाँ पर हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी आप किसी से पूछेंगे कि भाई कहाँ पर जॉब करता है तो वो बोल देगा कि यार बेंगलुरु में ट्राई कर रहा हूँ, बेंगलुरु में मिल जाए तो पैकेज अच्छा है वहाँ पर, तो वहाँ पर नौकरी मिल जाती तो अच्छा था। या फिर यहाँ यूँ भी याद रखिए कि बेंगलुरु को जो
जो है वो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी जो है वो बोलते हैं। बेंगलुरु वैसे जो है वो कर्नाटक में आता है, परंतु इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी जो है वो बोलते हैं। अब सिलिकॉन वैली की जब बात हो रही है तो सिलिकॉन वैली का भी क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है। सिलिकॉन वैली जो है वो वैसे किसको बोला जाता है? कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को को जो है वो बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एंटरप्राइजेस की कंपनी जो है वो आती हैं, जैसे एप्पल, गूगल, मेटा, ये सारी कंपनी जो है वो यहाँ पर ही जो है वो आती हैं, तो इसलिए उसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं। परंतु हम इंडिया के संदर्भ में जो है वो सिलिकॉन वैली जो है वो किसको बोल देते हैं? हम इंडिया के संदर्भ में बेंगलुरु को बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा IT कंपनीज हमें देखने को जो है वो मिलती हैं। यहाँ यही लिखा गया है कि यह सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र है, इसलिए इसको ये बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मैनी आइलैट्स आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल ग्रुप। तो बोलते हैं बंगाल की खाड़ी समूह में कितने द्वीप हैं, तो इसमें जो है वो लगभग कितने द्वीप जो है वो आते हैं? लगभग इसमें जो है वो 572 द्वीप जो है वो आते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, जब बात बे ऑफ बंगाल की जो है वो हो रही है तो बे ऑफ बंगाल का नाम सुनते ही आपके पास अंडमान निकोबार जो है वो ज़रूर याद आना चाहिए। अंडमान निकोबार की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल में ही जो है वो आता है, और बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे आइलैंड आते हैं, जिनमें से अंडमान निकोबार और इसके कुछ और भी आइलैंड जो है वो शामिल हैं। दूसरी ओर अगर हम देखते हैं अराबियन सी साइड में जाकर, तो वहाँ पर जो है लक्षद्वीप आ जाता है। लक्षद्वीप जो है वो मालाबार जो कोस्ट आता है केरल का, उसके समीप जो है वो स्थित है। और लक्षद्वीप आइलैंड का एक और क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, जो मोस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो कवर करता है। 1973 में इसको जो है ये लक्षद्वीप नाम जो है वो दिया गया था। इससे पहले इसको लैकेडीप, मिनीक्वाय एंड अमीन द्वीप जो है वो बोला जाता था। तो ये 3 तरह के आइलैंड थे, लैकेडीप, मिनीक्वाय और अमीन द्वीप। NCERT में ये आप पढ़ते हैं। इनको जो है वो 1973 में एक नाम दे दिया गया लक्षद्वीप, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कावाराती में जो है वो बनाया गया, और 32 स्क्वायर किलोमीटर तक जो है ये फैला हुआ है। अंडमान निकोबार की हम बे ऑफ बंगाल में बात कर रहे हैं, तो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि कितना डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को जो है वो सेपरेट करता है, तो 10 डिग्री चैनल आ जाएगा जो सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार को। तो अंडमान और निकोबार बेसिकली 2 अलग अलग आइलैंड जो है वो आते हैं। अच्छा, अंडमान निकोबार की कैपिटल कहाँ पर आती है वो आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे, किसकी कैपिटल जो है वो कहाँ पर जो है वो आती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो बोलते हैं कि किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, परंतु सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, ये किस तरह की पावर है, कौन सी ये जुडिशियल पावर है? तो जुडिशियल पावर जो आती है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो ये जो है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो आती है। किसी भी डिसीजन को जो है वो फिर से रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसको रिव्यू कर जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी जो है ये डिक्लेयर जो है वो कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखने को मिल भी जाता है। देखिए, अगर हम बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल आता है। और जुडिशियल रिव्यू की जब भी बात की गई है तो जुडिशियल रिव्यू इज कंसिडर पार्ट ऑफ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस था 1975 का, उसमें जो है ये जो है वो कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट, ये जो जुडिशियल रिव्यू है ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये कहा गया था कि जुडिशियल रिव्यू को जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंसीडर किया जाए, और ये इस केस के थ्रू कहा गया था इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस में। ठीक है, अगर इसका क्वेश्चन और भी कोई बनता है तो कौन सा आर्टिकल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखने के लिए? तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 32 जो है वो याद हो जाता है याद रखने के लिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 32। इसमें बात की गई है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, और इसमें जो है वो अलग अलग तरह की रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर इशू की जाती हैं। और इस आर्टिकल नंबर 32 को जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो था वो बोला था। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं कुछ याद रखने के लिए। यहाँ पर जो है वो कुछ क्वेश्चन दिया गया है। अगला बोलते हैं यहाँ पर विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक्सप्रेसली कॉल्स फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो बोलते हैं कि कौन सा आर्टिकल है जो महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की जो है वो बोलते हैं पैरवी करता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप कमेंट कर जो है वो इसका आंसर बताएंगे। इससे पिछले पार्ट में पहला ही क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था, और ऑप्शन देखना बड़े क्लोजली यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसको कमेंट कर जरूर बताइए। यहाँ से और भी डाउट आपके क्लियर होंगे। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।